वेलकम टू द चैनल गो टू सक्सेस। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। ये हम क्विक रिवीजन करेंगे फटाफट। हिंदी साहित्य का इतिहास, उनके आलोचक, महत्वपूर्ण जो भी कृतियां हैं या महत्वपूर्ण कथन हैं, महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, सभी को लेकर चलेंगे। इसके साथ ही हम मॉक टेस्ट भी करेंगे साथ के साथ। तो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है पीजीटी टीजीटी हिंदी और यूजीसी नेट हिंदी कैंडिडेट्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये हमारा पहला ही चैप्टर है, हिंदी साहित्य का इतिहास। सबसे पहले हम इतिहास के बारे में जान लेते हैं। इतिहास होता क्या है? कभी कभी यहाँ से एक परिभाषा पूछ ली जाती है, आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और इतिहास के बारे में पूछ लिया जाता है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, देखिए एक इतिहास अलग होता है और जब उसमें हिंदी या कोई भी अलग विषय जुड़ जाता है तो वो एक अलग कथन आ सकता है। अतीत के तथ्यों का वर्णन और विश्लेषण जो किस अनुसार, कालक्रम के अनुसार किया गया हो, इसे इतिहास कहते हैं। तो पहले जो भी घटनाएं घटी हैं हमारे पूर्व समय में या अतीत में, उनका वर्णन किया जाता है या विश्लेषण किया जाता है और कालक्रम के अनुसार, समय के अनुसार किया जाता है कि उन 1500 शताब्दी में ये हुआ था, देन 1600 में ये, 1700 में ये, इस तरह से ये होता है आपका कालक्रम के अनुसार वर्णन। इतिहास के प्रति वस्तुपरक दृष्टिकोण, अगर हम दृष्टिकोण कैसा रखते हैं, वस्तुपरक रखते हैं या तर्कपूर्ण शैली या गवेषणात्मक पद्धति यानी कि खोज की प्रवृत्ति रखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? इतिहास का वैज्ञानिक रूप। यदि उसमें आत्मा जुड़ जाती है, आत्मप्रक यानी कि हम अपने विचार भी उसमें कुछ रखते हैं और ललित शैली उसको प्रदान कर देते हैं, तो वो होता है कलात्मक रूप। तो सामाजिक इतिहास में और हिंदी साहित्य के इतिहास में यही अंतर है कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास होता है उसमें जो लेखक या कवि होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी आत्मप्रक दृष्टिकोण भी रखते हैं। इतिहास लेखक के प्रति भारतीय दृष्टिकोण सदैव कैसा माना गया है या कैसा रहा है? आदर्शमूलक और आध्यात्मिक रहा है। इन पॉइंट्स को आप प्लीज नोट कर लें, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है ये, जिनको हाईलाइट किया जा रहा है या अंडरलाइन किया जाएगा। ठीक है, तो इतिहास लेखक के प्रति भारतीय दृष्टिकोण कैसा रहा है, एक ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है, आदर्शमूलक और आध्यात्मवादी। ठीक है, जिसमें क्या होता है, आदर्शमूलक और आध्यात्मवादी में क्या होता है? सत्य के साथ साथ शिवम और सुंदरम, है ना? ये कथा प्राचीन इतिहास में है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्य के साथ शिवम और सुंदरम का समन्वय भी हमारा क्या करता है? ध्यान को हमारे केंद्रित करता है। महाभारत काल में इतिहास को ऐसा पूर्व वर्तमाना है जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष अर्थात पुरुषार्थ, चतुष्टय, इन सबको क्या कहते हैं? एक ये प्रश्न भी बन सकता है, पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 चीजें हैं जो पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत आते हैं। तो पुराण काल महापुरुषों के चरितगान को इतिहास के रूप में स्वीकार किया गया है। अब इसकी अवधारणा कहाँ से आई है, हम ये चीज देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास की अवधारणा कहाँ से आई है? भारत के इतिहासकार सत्य शोधन तक सीमित नहीं है, वे उन्हें शिवम और सुंदरम का रूप देने का भी प्रयास करता रहा है। यहाँ पर थे हम। तो जो भारत का इतिहासकार है, जिसने भारत का इतिहास लिखा है, जिसमें आपके प्राचीन इतिहासकार आते हैं, डॉक्टर ग्रियर्सन है, अन्य और भी हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने ना सिर्फ सत्य का शोधन किया है, सत्य को ही अपने साथ लिया है, बल्कि शिवम और सुंदरम का रूप देने का भी प्रयास करता रहा है। परिणामतः उसने कला और नीति को समाविष्ट कर उसे कैसा? शुद्ध ऐतिहासिकता से वंचित कर दिया गया है। शुद्ध ऐतिहासिकता का मतलब होता है, जैसे आप इतिहास में पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान में पढ़ते हैं, जैसा था वैसा ही लिखा गया हो। लेकिन जब हिंदी साहित्य की बात आती है तो वहां पर सामाजिक इतिहास की यानी कि अपने अतीत की कुछ चीजें उठाकर और उसमें अपनी आत्मपरक शैली की, जो हमने बात की थी, आत्मपरक दृष्टिकोण को समन्वित कर दिया जाता है और उसके शुद्ध ऐतिहासिकता से उसको वंचित कर दिया। जबकि पाश्चात्य विद्वान, यहाँ पर हमारे भारतीय इतिहासकारों की बात हो रही थी, यहाँ पर हमारे पाश्चात्य विद्वान या इतिहासकार प्राय यथार्थवादी, वस्तुपरक
दृष्टिकोण को अपनाने पर बल देते हैं। ठीक है, प्रमुख सबसे पहले जो यूनानी विद्वान आते हैं उनका नाम आता है हीरोडोट्स। हीरोडोट्स, इनका ये समय आप नोट कर लीजिए। इतिहास के 4 लक्षण बताए हैं हीरोडोट्स ने, ये मुख्य इतिहासकारवादी है, इन्होंने इतिहास के 4 लक्षण बताए हैं। पहला, इतिहास क्या है, एक वैज्ञानिक विधा है। ठीक है, हमेशा इसकी जो पद्धति होती है वो आलोचनात्मक होती है। हम कहते हैं ना, पहले जो भी घटना घटित हुई उसके सकारात्मक और नकारात्मक जो भी विचार है हम वो अपने रखते हैं। आलोचना का मतलब ही ये होता है कि किसी की आलोचना का मतलब किसी के नेगेटिव पॉइंट्स को ही निकालना नहीं, बल्कि नकारात्मक के साथ साथ सकारात्मक बातें भी उसके बारे में बताई जाती है। यह मानविकी के अंतर्गत आता है, यानी कि मानव जाति से संबंध रखता है ना। हम इतिहास जो भी लिखते हैं वो मानव सभ्यता या किसी भी सभ्यता को लेकर लिखते हैं। मुख्यतः यह है, इसका संबंध किससे होता है, मानव जाति से होता है। इसके तथ्य और निष्कर्ष कैसे होते हैं, प्रमाण पर आधारित होते हैं। इतिहास को तभी तो हम मानते हैं ना सत्य, कि कुछ प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। जैसे कोई भी आप पुरानी उठा लीजिए, जब जमीन से कुछ निकले हमें प्रमाण मिलते हैं तभी हम, जैसे हिंदू सभ्यता है या कोई भी सभ्यता है तो उसके प्रमाण हमें मिलते हैं तभी हम उस पर विश्वास रखते हैं। यह अतीत के आलोक में भविष्य पर प्रकाश डालता है, यानी कि इससे हम कुछ चीजें ये भी सीखते हैं कि हम अतीत में क्या थे, क्या कमियां रही, उनको सुधार कर हम अपने भविष्य को भी सुधार सकते हैं। तो ये था हमारा जो इतिहास की अवधारणा थी। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास की ये अवधारणा थी। आगे चलते हैं। पाश्चात्य इतिहास दर्शन विकासवादी दृष्टिकोण को मान्यता देता है। यहाँ पर एक तरह से जो कंपैरिजन हो रहा है वो भारतीय और पाश्चात्य इतिहास के विषय में हो रहा है, इतिहासकारों के विषय में हो रहा है। जब हम भारतीय इतिहासकारों की बात करते हैं तो वहां पर आ जाता है कि आत्मपरक शैली है, वो आत्मा से जुड़ी कुछ बातें इतिहास में जोड़ देते हैं, उसके साथ सत्यम, शिवम और सुंदरम की बातें भी करते हैं। पाश्चात्य के ये यथार्थवादी होते हैं और जैसा है वैसा ही लिखने का भी प्रयास करते हैं। यहाँ पर डार्विन का जो विकासवाद है वो काफी महत्वपूर्ण है। किस पर आधारित है, वो प्राणी शास्त्र पर। मार्क्स का विकासवाद अर्थशास्त्र पर। ठीक है, पहला पॉइंट आपका ये बनता है। डार्विन का विकासवाद किस पर, प्राणी शास्त्र पर आधारित है। मार्क्स का आपको पता ही है, मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट अर्थशास्त्र, ये आपका सेकंड पॉइंट हो जाता है। स्पेंसर का विकासवाद किस पर आधारित है, भौतिक शास्त्र पर लागू होता है। किंतु सत्य यह है कि भले ही कुछ लोग विकासवादी सिद्धांत के विरोधी हों, परंतु विकासवाद के बिना इतिहास को नहीं समझा जा सकता। जब भी हम किसी चीज के विकास की बात करते हैं तभी तो इतिहास की बात करते हैं। हम इतिहास को तभी समझ पाते हैं जब, मान लीजिए हमारा बचपन भी क्या हो जाता है, हमारे लिए एक इतिहास बन जाता है। हमारे दादा परदादा नाना नानी जो भी हमें बातें बताते हैं प्राचीन काल की पुरानी बातें, तो हमारे लिए तो वो इतिहास ही है ना। कभी हम बोलते हैं जब हम छोटे थे, है ना, तब ऐसे होता था। ये सब चीजें क्या आती हैं, आपके इतिहास में आती हैं। मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कोटेशन है रामचंद्र शुक्ल जी की, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। ठीक है, ये पंक्ति भी पूछी जा सकती है कि ये कथन किसका है, या फिर जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास, साहित्य को जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है हिंदी साहित्य के इतिहास में। जनता की चित्तवृत्ति परिस्थितियों के अनुरूप बदलती रहती है, अतः साहित्य का इतिहास भी विभिन्न परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित होता रहता है। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो बात कही है कि जो साहित्य का इतिहास है वो जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, यानी कि हम जो है, जो जनता है, जो लोग हैं, उनकी चित्तवृत्ति कैसी रही है, उसमें परिस्थिति के अनुसार क्या परिवर्तन आए हैं। अगर आपकी चित्तवृत्ति में परिवर्तन आता है तो इसका मतलब है कि आगे आने वाले जो भी साहित्य लिखा जाएगा युग के अनुसार उस साहित्य में भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ये चीजें आप देख सकते हो। सबसे पहले आदिकाल था जहां पर विद्रोह की, युद्ध की, वीरता की बातें होती थी। उसके बाद रीति काल आया जहां पर प्रेम प्रसंग की बातें चलती थी। फिर भक्ति काल आया जहां पर भक्ति पूजा की बातें हुई।
उसके बाद आपका अलग अलग जो भी काल थे वो आते रहे हैं, और उन युगों के अनुसार ही, उन परिस्थितियों के अनुसार ही साहित्य में भी परिवर्तन हुआ है, जनपद हितवर्ती में भी परिवर्तन हुआ है। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण सदैव आदर्शमूलक एवं आध्यात्मवादी रहता है। ये आपको पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसी तरह के आगे वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि एक भी वीडियो आपसे छूटे नहीं। चलिए आगे चलते हैं। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण कैसा रहा है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, आदर्शमूलक और आध्यात्मवादी। जबकि पाश्चात्य दृष्टिकोण कैसा रहा है, वस्तुपरक और यथार्थवादी। मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब बात आती है इटालियन विद्वान, कौन है, विको। इटालियन विद्वान है विको। 1968 से 1744 ईस्वी के अंतर्गत इनका समय काल रहा है। इनकी कोटेशन है, इतिहास का संबंध न अतीत से होता है न वर्तमान से, इतिहास का संबंध केवल मनुष्य से होता है, और मनुष्य चाहे किसी भी युग के हो, उनकी मूलभूत प्रवृत्तियां एक समान ही रहती हैं। ये देखिए दोनों एक दूसरे के विपरीत यहाँ पर नजर आती है। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि इतिहास मनुष्य की प्रवृत्ति के अनुसार बदलता है, जबकि इटालियन कहते हैं कि इतिहास का संबंध ना तो अतीत से होता है ना वर्तमान से होता है, केवल और केवल मनुष्य से होता है। वो मनुष्य किसी भी युग का मनुष्य क्यों न हो, उसकी जो विशेषताएं हैं, उनकी जो प्रवृत्तियां हैं माफ कीजिए, एक समान रहती हैं। अब एक बार हीगल की कोटेशन भी देख लेते हैं। इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान है। मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए इतिहास क्या है, या किसने कहा है कि इतिहास जो है वो इतिहास घटनाओं का अन्वेषण नहीं है, संकलन नहीं है, बल्कि उसके भीतर जो कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान होती है। यानी कि इतिहास के अंदर ही कार्य भी होता है, उस कार्य के होने का कारण भी होता है, और वो एक श्रृंखला में होता है। तो ये कथन कहा है हीगल ने, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इनको नोट डाउन करें और कोशिश करें कि ये क्लास होने के बाद साथ के साथ आप रिवाइज भी कर लें। आगे हम बात करते हैं इसकी पद्धतियां। जो भी पद्धतियां रही हैं वो देखिए, सबसे पहले है किस तरह से इतिहास हमें नजर आता है, वर्णनानुक्रम। यानी कि सबसे पहले जो इतिहास लिखा गया वो वर्ण के अनुसार लिखा गया। इसमें कवियों का नाम उनके परिचयात्मक विवरण उनके नाम के अक्षरों के आधार पर किया जाता है। यानी कि हम अगर इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहले वर्ण के अनुसार, यानी कि कवि या लेखक का जो नाम का पहला अक्षर है उसके अनुसार हम इसका वर्णन करते हैं या इतिहास को लिखते हैं। ठीक है। इस पद्धति में कबीर और केशव को क विवेचन एक साथ किया जाएगा, क्योंकि दोनों का नाम का प्रारंभिक अक्षर क्या है, क है। गारसद तासी और शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथ लिखने में इस पद्धति का प्रयोग किया है। तो आपसे कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि वर्णनानुक्रम पद्धति का अनुसरण करते हुए या प्रयोग करते हुए किन इतिहासकारों ने अपना इतिहास या हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, तो वो है गारसद तासी और शिव सिंह सेंगर। तो ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, आप इसको नोट कर लीजिए। वर्णानुक्रम पद्धति का संबंध गारसद तासी से और शिव सिंह सेंगर से। वो चीज आप समझ ही जाते हैं कि वर्ण जैसे कि क ख ग, इसी अनुसार इतिहास लिखा गया है, जिससे नाम शुरू होते हैं कवियों के या रचनाओं के। काल का संबंध किस किस से है, जॉर्ज गिरसन और मिश्र बंधु से है। ये भी आप समझ सकते हैं कि समय के अनुसार जो इतिहास लिखे गए, कृतिकार की जन्म तिथि के अनुसार जो इतिहास का लिखे गए उनको क्रम निर्धारित किया गया। वैज्ञानिक पद्धति यानी कि इतिहास लेखक पूर्णतः निरपेक्ष और तटस्थ रहकर तथ्य संकलन करता है, उन्हें क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत कर देता है। इनमें क्रमबद्ध और तर्क पुष्टता अनिवार्य रूप में होती है। वैज्ञानिक पद्धति का बाद में बताएंगे हम।
रामचंद्र शुक्ल शायद इसमें आते हैं, बाकी देखते हैं कंफर्म करके इसको बताया जाएगा। चौथा है आपका विधेयवादी पद्धति। साहित्य के इतिहास लेखन में यह पद्धति सबसे उपयोगी सिद्ध हुई है। इसके जन्मदाता वेद माने जाते हैं। तो देखिए, विदेहवादी पद्धति, इतिहास लेखन में विदेहवादी पद्धति के जन्मदाता किसको माना गया है? वेद जी को माना गया है। 3 शब्दों में इस पद्धति को माना जाता है, जाति, वातावरण और क्षण विशेष। इस पद्धति का सूत्रपात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। उन्होंने कवियों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण तदयुगीन परिस्थितियों और वातावरण के प्रेक्ष्य में किया है। उनके अनुसार प्रत्येक देश, ये भी काफी महत्वपूर्ण कोटेशन है, इसको भी आप प्लीज नोट डाउन कर ले। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की हित वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य के इतिहास की परिभाषा दी है, वो उसका संबंध किससे है? जनता की चित्तवृत्तियों से है। और पहले भी उन्होंने कहा है कि जनता की चित्तवृत्तियां परिवर्तित होती हैं, वैसे ही इतिहास भी परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, यानी कि इतिहास लेखन जो हिंदी साहित्य के अंतर्गत आया, वो परंपरा कहाँ से शुरू हुई। तो इसका जो सूत्रपात हुआ था, इसकी जो शुरुआत हुई थी, वो 19वीं शताब्दी से मानी गई है। यद्यपि मध्यकाल में रचित वार्ता साहित्य, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल आदि में अनेक कवियों के व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय मिलता है। इनके बारे में भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि ये किसने लिखे हैं, है ना, पूछ लिए जाते हैं भक्तमाल वगैरह ये सब। अनेक कवियों के व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय मिलता है, किंतु इतिहास लेखन के लिए जो कालक्रम अनुसार वर्णन होता है, उनका इन ग्रंथों में नितांत अभाव है, अतः इन्हें इतिहास ग्रंथ नहीं माना जा सकता। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 3-4 आपको साहित्य के इतिहास ग्रंथों के नाम दे दिए जाए, उनमें से 1-2 वैष्णव, 252 वैष्णव वार्ता या 84 वैष्णव की वार्ता दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि इनमें से किसको इतिहास ग्रंथ नहीं माना जाता। तो ये 3-4 जो भी पॉइंट है आपके, वार्ता साहित्य, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल आदि को आप क्या करें, नोट डाउन कर ले और साइड में लिख ले कि इनको इतिहास ग्रंथ नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि इनमें कालक्रम के अनुसार जो भी वर्णन है उसका अभाव देखने को मिलता है। ठीक है, अब इतिहास लेखकों का विवरण यहाँ पर करते हैं, जहां से शुरुआत हुई। सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास में जो नाम आता है वो है आपका गारसदा तासी। प्रथम हिंदी साहित्य लेखन का श्रेय किसको जाता है? गारसदा तासी को जाता है। और इनकी जो महत्वपूर्ण रचित रचना है, ठीक है, इतवार द ला लिटरेचर इन द हिंदुस्तानी, इसकी रचना 2 भागों में की गई। प्रथम भाग कब? 1839 में, और दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण के अनुसार मिलता है। ठीक है, तो हमने पहले ही पढ़ा था, वर्णानुक्रम अनुसार किसने? गारसदा तासी ने इतिहास ग्रंथ की रचना की है। इन्होंने जो रचना लिखी थी वो थी शिव सिंह सरोज 1883 में, 1883 में। लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र, उनकी साहित्यिक कृतियां और कविता के उदाहरण इसमें दिए गए हैं। 3rd नंबर पर आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, काफी महत्वपूर्ण नाम है। 1888 में द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में विशेषांक रूप में कराया। अनेक विद्वानों, जिनमें किशोरीलाल गुप्त प्रमुख है, इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास भी माना गया है। इसमें पहली बार क्या हुआ था? कवियों और लेखकों का कालक्रम अनुसार वर्गीकरण किया गया। इनकी प्रवृत्तियों पर भी प्रकाश डाला गया। इन्होंने अपने ग्रंथ में केवल हिंदी कवियों को ही स्थान दिया है, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश कवियों को इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में स्थान नहीं दिया है। तो ये जो कुछ पॉइंट है, जॉर्ज ग्रियर्सन, इनकी महत्वपूर्ण बुक का नाम, उसके बाद इसको पहला
इतिहास ग्रंथ किसने माना है? किशोरीलाल गुप्त ने माना है। और किस किस को, इसका आधार क्या है? इसका आधार है कवियों और लेखकों का कालक्रम के अनुसार वर्गीकरण। ठीक है, इसके बाद आपका जो चौथे नंबर पे आती है वो है मिश्र बंधु। एक ये चीज है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। किसने कहा है? जॉर्ज गियर्सन ने। ठीक है, आगे चलते हैं। मिश्र बंधु, इनके द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद जो 4 भागों में विभक्त है, हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण कृति है। पहले 3 भाग 1913 में और चौथा भाग 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुए। यह एक विशाल ग्रंथ है, लगभग 5000 कवियों का विवरण इसमें मिलता है। ठीक है, सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास किया गया और सारे रचना काल को 8 कालखंडों में विभक्त किया गया। प्रत्येक कालखंडों के कवियों का परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत करते हुए उनके, ये छोड़िए, ये इम्पोर्टेंट है, रीतिकाल के कवियों के परिचय लिखने में मैंने मिश्र बंधु विनोद से ही विवरण लिए हैं। ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने जो भी रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखा है वो कहां से लिया है? मिश्र बंधु विनोद से। तो मिश्र बंधुओं ने कौन सी रचना लिखी है? मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु के बारे में भी हम बात करेंगे। ये 4 है टोटल मिश्र बंधु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण नाम रहा है। इन्होंने सन 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ लिखा और कहाँ पर छपा था? वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जो है नामक ग्रंथ जो है वो एक स्वतंत्र पुस्तक है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, या शब्द सागर की भूमिका है, या शब्द सागर का एक हिस्सा है। इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसे बाद में स्वतंत्र बुक का रूप दिया। बाद में बनी थी स्वतंत्र पुस्तक, ये ध्यान रखना। सबसे पहले इसको भूमिका के रूप में शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। इनका एक महत्वपूर्ण योगदान काल विभाजन के रूप में है। मिश्र बंधु और गियर्सन के प्रयास इतने सफल नहीं हुए। शुक्ल जी ने मिश्र बंधु के काल विभाजन पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है और क्या नहीं, किसी वर्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। यानी कि ये इनके आलोचना करते हुए लिखते हैं कि सबसे पहले मिश्र बंधु और गियर्सन का कहा जाता है कि काल के आधार पर विभाजन किया था, लेकिन शुक्ल जी ने जो भी काल विभाजन किया वो इस आधार पर किया था कि आप खंडों में नहीं बांट दिया आंख मूंद कर, बल्कि किस खंड में क्या आएगा, है ना। जैसे भक्ति काल में भक्ति कवियों को रखा, रीति काल में रीति कवियों को रखा, आदिकाल में आदि कवियों को रखा, उनकी विशेषताओं के आधार पर उनका विभाजन किया गया। आचार्य शुक्ल मिश्र बंधुओं के 5000 कवियों की तुलना में केवल 1000 कवियों तक सीमित रहे। आचार्य शुक्ल का इतिहास ग्रंथ अपने आप में एक मील का पत्थर सिद्ध हुआ है। आज शुक्ल जी के कहे हुए एक एक वाक्य को आधार बनाकर शोध कार्य किए जा रहे हैं और इनकी प्रत्येक पंक्ति का मूल्यांकन करने का प्रयास हो रहा है। नंबर 6 पर आते हैं हमारे रामकुमार वर्मा जी। ये एक नाटककार और एकांकीकार के रूप में अधिक प्रसिद्ध रहे हैं, लेकिन इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 2 भागों में प्रकाशित करने की योजना को क्रियान्वित किया। इनमें से एक भाग है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये भी मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रामकुमार वर्मा जी मुख्यतः क्या है? नाटककार और एकांकीकार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका इतिहास लेखकों में भी नाम आता है। 2 इतिहास लेखक लिखे हैं इन्होंने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो कि 1938 में प्रकाशित हो चुका है। इसमें ठीक है 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक के कालखंड को विवेचित किया गया है।
लास्ट नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य शुक्ल के बाद यदि किसी अन्य विद्वान की मान्यताओं को हिंदी जगत ने नतमस्तक होकर स्वीकार किया है तो वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जिन्होंने आदिकाल के संबंध में कार्य किए हैं। और इनकी ये जो 3 पुस्तकें हैं इतिहास लेखन की, काफी महत्वपूर्ण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हिंदी साहित्य का इतिहास यहाँ पर समाप्त होता है। हमने बात की है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का उद्भव, उसके लेखन की पद्धतियां और उसकी अवधारणा। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की अवधारणा, उसकी लेखन की पद्धतियां और उसकी परंपरा। आगे वीडियो में हम बात करेंगे इसी टॉपिक से उठा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जो कि कल इसी समय अवेलेबल हो जाएगा हमारे YouTube चैनल गो टू सक्सेस पर। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक क्विक रिवीजन है, हम फटाफट महत्वपूर्ण चीजें उठाएंगे। और अगले वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख ग्रंथ जैसे गारसदातासी से लेकर और बाकी जितने भी आदिकाल तक लेखक आए हैं उन सबके नाम, उनकी कृतियों के नाम और रचना काल, उसके बाद मिश्र बंधुओं का काल विभाजन, ये दोनों चीजें कल के वीडियो में हम करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड लक।